जो लकुलिस हैं वो पाशुपत पाशुपत उनका सिद्धांत है, वो आपको याद रखना है संप्रदाय। नागार्जुन है शून्यवाद सिद्धांत, याद रखना है। उसके बाद भद्रबाहु जैन धर्म के हैं। गोशाल आजीवक संप्रदाय के हैं, ये याद रखना है, पूछे जाते हैं सीधा सीधा। अगला प्रश्न, अब देखिए, जो त्रिरत्न है और त्रिपिटक है, दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से है। जिन लोगों ने हमसे बौद्ध धर्म पढ़ा है पिछली क्लासों में, वो जानते हैं। तो त्रिरत्न और त्रिपिटक दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिरत्न में तीन चीजें आती हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन चीजें त्रिरत्न में है। और जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का आप ग्रंथ मान सकते हैं, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो इसको तीन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला मान लीजिए सुत्त पिटक, दूसरा विनय और तीसरा अभिधम्म। ये तीन पिटक हैं, और चाहे त्रि में कुछ भी आ जाए, पिटक त्रिपिटक आ जाए या त्रिरत्न आ जाए, कुल मिलाकर त्रि वाले का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, ये आपको याद रखना। अब ये अभिलेख है, जैसे एहोल अभिलेख, तो एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आपको याद रखना है पुलकेशिन। पुलकेशिन जो द्वितीय थे, पुलकेशिन द्वितीय, उनसे संबंध है एहोल अभिलेख का। जो नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख का संबंध है गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र, ठीक है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, वो खारवेल से है संबंध, खारवेल। उसके बाद जो भीतरी अभिलेख है, वो स्कंदगुप्त से है, स्कंदगुप्त। और जो गिरनार अभिलेख है, रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम। तो भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, हाथी गुफा, खारवेल, नासिक गौतमीपुत्र, एहोल पुलकेशिन सेकंड और गिरनार रुद्रदामन। जो पाल वंश का शासक धर्मपाल था, धर्मपाल, पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल, उसने शासन किया था 1770 से 810, अर्थात 30 साल इधर 10 साल इधर, अर्थात लगभग 40 साल उसने शासन किया। ये बात तो आप समझ गए हैं, 1770 से 810 धर्मपाल। तो धर्मपाल से क्वेश्चन ये बनता है कि परम सौगात की उपाधि धारण की थी धर्मपाल ने, उत्तरापद स्वामी कहा जाता है धर्मपाल ने। और ये उत्तरापद स्वामी वाला क्वेश्चन हमने पढ़ाया है हिस्ट्री में पिछली क्लासों में। जिन लोगों ने पढ़ा है हमसे, वो अच्छे से जानते हैं कि उत्तरापद स्वामी धर्मपाल को कहा जाता है, ये हमने पढ़ा रखा है। तो धर्मपाल से एक मेन क्वेश्चन ये बनता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना में नाम किसका आता है? धर्मपाल का आता है, ठीक है। ये आपको 100% याद रखना है। और ये कराया कहाँ पे है? ये बिहार में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी, नन्नुक, नन्नुक ने की थी। अब किसी दिन पूरे स्थापना पूरे वंश इकट्ठा करा देंगे, अभी फिलहाल देखिए आगे। ये कुछ विदेशी यात्री हैं जो इंडिया में आए हैं, तो इनसे ये जानना है इनके बारे में कि ये किस देश से आए थे। तो जो इब्न बतूता आया था, मोरक्को से आया था। ये सब आए हैं इंडिया में, ठीक है। मोरक्को से इंडिया आया। मार्को पोलो कहाँ से आया था? मार्को पोलो इटली से आया था। मार्को पोलो इटली से आया था, इंडिया ही आया था। अब्दुल रज्जाक, तो कहीं कहीं अब्दुल मिल जाएगा, कहीं कहीं अब्दुल मिल जाएगा, रज्जाक, तो ये ईरान से आया था। कहाँ से? ईरान से। और जो नूनिज है, नूनिज पुर्तगाल का निवासी था जो इंडिया आया था। तो ये सब यात्री हैं जो इंडिया आए थे। कुछ क्वेश्चन और हैं एमबीटी के बारे में, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अभी हमने बताया था कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। ये कराया था 1329 से 1330 के मध्य में। अगर ये सन तो वैसे ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए रख सकते हैं। राजमुंदरी का जो अभिलेख है, ये क्वेश्चन ठीक है। राजमुंदरी के अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को विश्व का खान कहा गया है, विश्व का खान कहा गया है राजमुंदरी के अभिलेख में, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ठीक है। आगे और कुछ क्वेश्चन है इसी से संबंधित मोहम्मद बिन तुगलक से। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने
अलग से कृषि विभाग की स्थापना की थी, अलग से कृषि विभाग की स्थापना की थी। सब लोग तो इसको जितने इनके शासनकाल के दौरान इतिहासकार थे इसको पागल कहते थे, लेकिन ये पागल नहीं था, ये सर्वाधिक पढ़ा लिखा, सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। तो इसने अलग से कृषि विभाग की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि कभी अगर अकाल की स्थिति आए तो क्या किया जाए, उससे निपटा जा सके। तो जो अलग से कृषि विभाग की स्थापना की थी उसका नाम था दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही नाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना अलग से की थी। ठीक है। इसे अन्य कुछ नामों से भी जाना जाता है, तो इसके कुछ अन्य नाम हैं। इसको स्वप्नशील भी कहा जाता है, स्वप्नशील मोहम्मद बिन तुगलक को ही। पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा जाता है, पागल एवं रक्त पिपासु इत्यादि संज्ञा दी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम और फेमस है, तो इसका एक नाम है उलूग खां, उलूग खां। तो इत्यादि क्वेश्चन जो हैं जो एमबीटी से फेमस हैं वो आपको याद रखने हैं। अब अगला प्रश्न है चिराग ए दिल्ली। चिराग ए दिल्ली किसको कहा जाता है? तो चिराग ए दिल्ली नसीरुद्दीन को कहा जाता है। नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन को कहा जाता है चिराग ए दिल्ली। तो नसीरुद्दीन कौन है? तो प्रसिद्ध चिश्ती संत हैं, प्रसिद्ध चिश्ती संत और तौहीद तौहीद ए वजूदी तौहीद ए वजूदी के रचनाकार। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत और तौहीद तौहीद ए वजूदी के रचनाकार जो नसीरुद्दीन है, नसीरुद्दीन, उनको चिराग ए दिल्ली की संज्ञा दी जाती है। महबूब ए इलाही। तो महबूब ए इलाही की संज्ञा दी जाती है निजामुद्दीन औलिया को। आप लिख लेंगे निजामुद्दीन औलिया को महमूद ए इलाही की संज्ञा दी जाती है। यह चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध थे। इनके सबसे अमीर शिष्य खसरो थे, खुसरो खसरो। फरीदुद्दीन गंज ए शंकर की उपाधि बाबा फरीद को दी गई है, बाबा फरीद को दी गई है। फरीदुद्दीन गंज ए शंकर की उपाधि बाबा फरीदुद्दीन को दी गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आए और भारत में चिश्ती परंपरा, जो चिश्तिया परंपरा है, चिश्तिया जो चिश्तिया परंपरा है उसकी नींव डाली। जो चिश्तिया परंपरा उसकी नींव किसने डाली? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ इंडिया आए थे। अब देखिए शाहरुख क्या है। तो शाहरुख है वो काबुल में चांदी का जो सिक्का बाबर ने चलाया था, काबुल में चांदी का सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था, उसको शाहरुख नाम दिया। और जो कांधार में चलाया, कांधार कांधार में जो सिक्का चलाया था बाबर ने, उसको बाबरी नाम दिया था। जो ये शाहरुख सिक्का है, शाहरुख, ये जो चांदी का सिक्का है, तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब हुआ था, मैंने बता रखा है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो विजय हुई थी बाबर की, उसके खुशी के उपलक्ष्य में काबुल के प्रत्येक निवासी को, जैसा कि मैंने बताया ना अभी कि काबुल में चलाया था, तो काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का एक एक सिक्का दान में दे दिया था बाबर ने। तो जब बाबर ने दान दे दिया तो उसी को शाहरुख कहा गया है। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बताना है कि कलंदर की उपाधि, कलंदर कलंदर की उपाधि बाबर को दी जाती है, कलंदर की उपाधि बाबर को दी जाती है, याद रखना आपको। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण सत्याग्रह सबको पता है कि 1917 में हुआ, ठीक है।
तो चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी से शिकायत की गई थी राजकुमार शुक्ला के कहने पे, तो राजकुमार शुक्ला ने जब गांधी जी को बुलाया था कि आकर यहाँ पर देखिए क्या क्या कष्ट पड़ रहे हैं किसानों को, क्योंकि किसानों को जमीन के 3/20 भाग पर, किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर खेती करनी पड़ती थी, और जो यूरोपीय जिस मूल्य पर तय कर देते थे उसी मूल्य पर फसल बेचनी पड़ती थी मजबूरी में। तो इतनी सब समस्याएं थी। तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने जब आंदोलन किया तो फिर उसकी जांच के लिए मतलब समितियां बनाई गई। तो उसकी जांच के लिए जो समिति बनी थी, तो उसमें ये हुआ था कि जो बिहार में है चंपारण, सबको पता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइफ के द्वारा एफजी स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया था। जो इसके सदस्य हैं, उसके सदस्यों में देखिए कौन कौन शामिल था। उसके सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल थे, जी रायनी शामिल थे, डीजे रीड शामिल थे, एल टेबर शामिल थे, एल सी अडामी शामिल थे, और हरिहर प्रसाद नारायण सिंह शामिल थे। इतने लोग चंपारण कृषि जांच समिति में शामिल थे। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए भगत जवाहर मल थे, तो पश्चिमी जो पंजाब था, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन के प्रेरणा स्रोत या इसी के प्रतिपादन करता थे। कौन? भगत जवाहर मल। जो कूका आंदोलन है वो 1860 से 70 के दशक में चला। कहाँ? पश्चिमी पंजाब में। ठीक है। ये स्थानीय स्वशासन थे। जो स्थानीय स्वशासन है वो लॉर्ड रिपन से संबंध है। जो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेलेजली, ये नाम याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। राज्य अपहरण नीति सबको पता है, लॉर्ड डलहौजी। और अगला है स्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस। फिर से सुनिए, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति डलहौजी, स्थानीय बंदोबस्त कार्नवालिस। नेहरू रिपोर्ट की जो तिथि है वो आपको याद रखनी है, 28 अगस्त 1928। ये आपको डेट याद रखनी ही पड़ेगी। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928। और जो गांधी इरविन समझौता, ये कल भी मैंने बताया था पिछली क्लासों में, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, आपसे बार बार मिलती रहेगी ये। अगला है सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड। जो इसकी तिथि है वो याद रखनी है, 16 अगस्त 1932 इसकी तिथि याद रखनी है। CR दास, चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम है। तो जो चित्तरंजन दास थे, तो सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे CR दास को। सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे चित्तरंजन दास को। और इनका उपनाम आपको याद रखना है, इनका उपनाम है देश बंधु। तो देश बंधु के उपनाम से जाने जाते हैं CR दास। वो पूरा नाम चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और जो हमारे महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता जी, तो महात्मा गांधी वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी मानते थे, और चित्तरंजन दास को बता दिया है